सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम एंड आज का टॉपिक है डायबिटीज इंसिपिडिस एंड SIADH। सो स्टार्ट करते हैं विद द डायबिटीज इंसिपिडिस। सपोज ये वाला बच्चा आपके पास आया एंड यू आर पोस्टेड, तो देन आप क्या सस्पेक्ट करोगे? क्योंकि इसका गला सूख रहा है, मे बी इसे डायबिटीज इंसिपिडिस हो एंड रिपीटेडली इसे प्यास भी लग रही है। सो एग्जैक्टली होता क्या है इसमें? इट इज अ कंडीशन इन विच excretion of large volumes of hypotonic urine takes place। मतलब टॉनिसिटी यूरिन की बहुत कम होगी, यूरिन इज गोइंग टू बी रियली डाइल्यूट। एक तो पहले लार्ज क्वांटिटी में हो रहा है पास आउट और डाइल्यूट है। सो एग्जैक्टली डाइयूरेसिस हो रहा है। ज्यादा क्वांटिटी में यूरिन पास कर रहा है, डाइयूरेसिस हो रहा है। एंड डाइयूरेसिस को जो प्रिवेंट करने वाला हार्मोन होता है दैट इज ADH, एंटी डायूरेटिक अगेंस्ट द डायूरेसिस प्रोसेस। जो काम कर रहा है ADH, उसकी इसमें डेफिशिएंसी होती है या फिर किडनी अनरिस्पॉन्सिव होती है ADH के। ADH इज ऑल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रक्शन करा देता है। वेसल प्रेसिन एज इन एग्जैक्टली प्रेस कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। सो देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ ईदर द ADH हार्मोन या फिर किडनी इज अनरिस्पॉन्सिव टू इट। तो सबसे पहले लार्ज क्वांटिटीज में यूरिन निकल रहा है जो कि कैसा है, डाइल्यूट है। ऑस्मोलैरिटी वाइज वाटर कंटेंट ज्यादा है ना। सो दैट इज व्हाट पॉलीयूरिया, जैसे डायबिटीज मेलाइटस में भी पॉलीयूरिया हो रहा था एंड दैट पॉलीयूरिया की वजह से ही ज्यादा प्यास लग रही थी, पॉलीडिप्सिया। तो उल्टा नहीं है ये, उसमें क्यों हो रहा था पॉली यूरिया? क्योंकि जैसे कीटोन या ग्लूकोज, कीटोन बॉडीज जैसे या ग्लूकोज ये यूरिन में आ रहे थे, जिसकी वजह से बॉडी ट्राई कर रही थी कि वाटर एक्स्ट्रा आ जाए उसमें और यूरिन ठीक निकले। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि ADH की डेफिशिएंसी है इसीलिए डायूरेसिस हो रहा है। सो दिस इज कम्प्लीटली ऑपोजिट, बट दोनों में प्रोसेस सेम ही फॉलो हो रहा है। पहले पॉलीयूरिया एंड देन पॉलीडिप्सिया। यूरिन डाइल्यूट होगा क्योंकि सारा पानी तो यूरिन को डाइल्यूट करने में निकल रहा है, क्योंकि ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है जिससे कि यूरिन को के डायूरेसिस को प्रिवेंट किया जाए, क्योंकि उसकी डेफिशिएंसी है ADH की। या फिर किस में होता है ये, रीनल फेलियर के केस में। सो किडनी इज अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन, तो वाटर का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। देयर इज प्रॉब्लम इन द काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, पॉलीयूरिया और पॉलीलिप्सिया इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने देख लिए। अब हमने बोला कि यूरिन का आउटपुट काफी हाई हो रहा है, बट कितना हाई? सो इट इज एज हाई एज कितना, 10 to 20 लीटर्स पर डे, या फिर अगर अराउंड 5 लीटर्स पर डे भी है देन ऑल्सो हम इसको डायबिटीज इंसिपिडस की कैटेगरी का केस मानेंगे। और मैंने ये भी कहा कि ये यूरिन जो है उसकी ऑस्मोलैरिटी कम है। तो ये सब किससे पता लगता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी से। स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की यूजुअली कितनी होती है? जो ये इसका पीक है ना डायबिटीज इंसिपिडस के पेशेंट्स में, वहां से तो बेसिकली लोअर लिमिट है 1.005 टू 1.030 के अराउंड नॉर्मल होता है, बट नॉर्मल से काफी कम है। देयर इज लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। रात को पेशेंट को डायबिटीज इंसिपिडस वाले यूरिनेट करने जा सकता है, जिससे स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है।
और अगर साथ में ही अकम्पनी टू दिस वो पेशेंट पानी भी कम पिए तो डिहाइड्रेशन से वाटर इनटेक कम है और तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सारा पानी तो ऐसे ही निकल जा रहा है यूरिन में, जिसकी वजह से वीकनेस, हाइपोटेंशन की होगी, क्योंकि प्लाज्मा का कंपोनेंट हमें पता है वाटर होता है, वो डिक्रीज कर जाएगा तो स्लगिश ब्लड फ्लो हो जाएगा, धीरे धीरे वो कैपिलरीज आर्टरीज इनमें पास करेगा। सो लो बीपी एंड डिस्टर्ब्ड सर्कुलेशन, तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा बोल सकते हैं कि एक तरह से कोलैप्स हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर डिहाइड्रेशन काफी ज्यादा हो जाए सिवियर केसेस में। अब टाइप्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, सेंट्रल या फिर न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। सेंट्रल एज इन CNS। सो व्हाट इफ ब्रेन ने ADH बनाना ही कम कर दिया या फिर एक्चुअली बंद ही कर दिया, तो क्या होगा? ADH की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई मीट नहीं हो पा रही, तो यहाँ पे मार्केट हमारी क्रैश कर जाएगी। सो इट इज़ कॉज ड्यू टू सम काइंड ऑफ ट्रॉमा या इंजरी या फिर कोई इन्फेक्शन जो ब्रेन तक पहुँच जाए। जैसे एनाटमी में हमें पता है डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प होता है, डेंजरस एरिया ऑफ फेस भी होता है, जिसमें इन्फेक्शन ब्रेन तक स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। So those infections they lead to certain problems like this one। या फिर अगर कोई किसी ने बहुत ट्रॉमा फेस किया है तो उस वजह से भी इट इज़ अ शॉक टू ब्रेन, और उसकी सिक्रीशन में फिर कमी हो जाएगी ADH की फ्रॉम द हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी। कहीं से भी ADH ढंग से नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। उससे पहले देखते हैं कि इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। ये जो सेंट्रल या फिर न्यूरोजेनिक ब्रेन रिलेटेड डायबिटीज इंसिपिडस था, ये एक ऐसा टाइप का है जो कि रिस्पॉन्ड करता है टू ड्रग्स, इसीलिए इसको थोड़ा ट्रीट करना ईजियर है एज कम्पेयर टू दूसरा वाला केस नेफ्रोजेनिक। डेस्मोप्रेसिन बेसिकली ना एक हार्मोन होता है जो कि ट्रीट कर देता है ये वाली कंडीशन, जैसे कि नॉक्टर्नल जो यूरिन करने जाना पड़ रहा था रात को पेशेंट्स को, उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। और कई बार ये वाले डायबिटीज़ में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका ब्रेन डेड हो चुका है, तो उनका भी ऐसे यूरिन लीक ना करे उसको भी मैनेज करने के लिए डेस्मोप्रेसिन को दिया जाता है क्या? ये बेसिकली एक सिंथेटिक आर्टिफिशियल एनालॉग है, मतलब ADH नहीं काम कर रहा, वैसे ही उसकी जगह ये है। तो जैसे एनालॉग पनीर जो है हमारी मेस का, सिमिलर टू दैट। अब नेक्स्ट है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। नेफ्रो नाम से ही समझ आ रहा है रिलेटेड टू रीनल ट्यूब्यूल्स, तो किडनी रिलेटेड ADH डिसऑर्डर है। सो रीनल ट्यूब्यूल्स क्या नहीं कर पा रही, ADH है तो है बट ADH को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही। ऐसे डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 था ना, उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो रही थी, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि किडनीज रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रही, ADH तो आ रहा है पर सेक्रीशन और फंक्शन नॉर्मल हो रहा है। तो इसलिए क्या करेंगे, अब डेस्मोप्रेसिन देने से तो कुछ होगा नहीं, क्यों? जब ADH ऑलरेडी है तो क्यों देंगे एक्सटर्नल हम एनालॉग जब ओरिजिनल ही प्रेजेंट है। तो इसको ट्रीट कैसे किया जाता है कि अंडरलाइंग कॉज, किस वजह से ये कॉज हो रहा है उसको ठीक कर दें तो ये ठीक हो जाएगा। तो थायाजाइड डायूरेटिक्स का यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, एक्सेस फ्लूइड कहीं भी रिटेन होता है ना बॉडी में, तो उसको एब्जॉर्ब करवाने का काम करता है। तो जैसे कोई भी एडीमा है सपोज, तो उसको भी ट्रीट करेगा।
या फिर और साथ में DCT से सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा, और सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन की वजह से यूरिन की बेसिकली ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो जाएगी, जो कि पहले कम थी। इसको देने के बाद इट इज़ गोइंग टू बी बेटर। कॉजेज़ क्या हैं अब डायबिटीज़ इंसिपिडस के? फर्स्ट है ट्यूमर ट्रॉमा इन्फेक्शन, ये तो हमने देख लिया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कुछ जो प्रॉब्लम आ रही थी। सो यार, अगर हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम आ रही है, लीजन्स आ रहे हैं, तो हाइपोथैलेमस ही सर्वर है, तो अब यही काम नहीं कर रहा, तो बाकी यूरिन को डाइल्यूट करने वाली गेम या फिर यूरिन के डाइल्यूशन को प्रिवेंट करने वाली गेम, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना, ये सब बॉडी नहीं खेल पाएगी। तो ऐसा कब होता है? या तो बाय बर्थ ही ADH डेफिशिएंट है, या फिर आफ्टर बर्थ कोई हाइपोथैलेमस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ट्यूमर हुआ, या फिर सर्जरी कोई गलत होगी उसके प्रोसेस के ड्यूरिंग, गलत वहाँ पे कुछ कट वगैरह लग जाए तो वही ADH की डेफिशिएंसी हो जाएगी। या फिर हमने बात करी थी पहले कि रीनल ट्यूब्यूल्स में रेजिस्टेंस है ADH की। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई तो है, पर ये किडनी के ट्यूब्यूल्स इतने ज़िद्दी हैं कि ये बोल रहे हैं यार आने दो ADH को, हम तो रिस्पॉन्ड करेंगे ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, अब कुछ केसेस में जब ड्रग्स यूज़ होती हैं, कुछ जैसे लिथियम जैसी ड्रग्स ना यार इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस कर देती हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। सो हो क्या रहा है कि कुछ आयन्स बहुत बढ़ रहे हैं और कुछ बहुत कम रह रहे हैं। जैसे कैल्शियम का लेवल बाय चांस बहुत बढ़ गया है, ये लिथियम ने पूरी डिस्टर्बेंस करा दी। ज़्यादा कैल्शियम ब्लड में हो गया, या ज़्यादा पोटेशियम ब्लड में, कम पोटेशियम हो गया ब्लड में, हाइपोकैलीमिया। और हमें पता है कि हाइपोकैलीमिया से कार्डियक एरिथमिया हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस पे आते हैं अब। नॉर्मली ADH का क्या फंक्शन होता है कि ये इंक्रीज़ कर देता है DCT की और कलेक्टिंग डक्ट की परमिएबिलिटी की, वाटर को एब्जॉर्ब करवाओ, जिससे वाटर जो एक्स्ट्रा होता है वो बॉडी वापस ले लेती है, ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं होने देती, और यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड आता है, मतलब नॉर्मल होता है। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ठीक होती है उस केसेस में, और ऑस्मोलैरिटी, टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्वेंट्स। बट इंसिपिडस में इसकी डेफिशिएंसी है, तो रीनल ट्यूब्यूल्स भी अनरिस्पॉन्सिव हैं, तो वाटर को वापस वो रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती, उसकी वजह से बॉडी को ज़्यादा प्यास लगती है, पॉलीडिप्सिया भी होता है। Excretion of large amount of water occurs and dilution of urine, and this loss of water leads to increased plasma osmolarity. प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो गई है, ठीक है, जिससे अब प्यास लग रही है, थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट हो रहा है। इंक्रीज क्यों बोल रहे हैं ऑस्मोलैरिटी को? क्योंकि वाटर कंटेंट तो कम हो रहा है। अगर वाटर कम है तो बाकी प्लाज्मा कैसा हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, इसलिए ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है। अगर यही पानी ज़्यादा होता है उसमें तो नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी होती। अब थर्स्ट सेंटर के एक्टिवेशन से प्यास लगेगी, दिस इज पॉलीडिप्सिया। सो दो केस थे कि ADH की डेफिशिएंसी थी, या तो
या फिर रीनल ट्यूब्यूल्स अनरिस्पॉन्सिव थे, जिसकी वजह से वाटर बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वाटर वेस्ट हो गया, यूरिन के थ्रू ज़्यादा निकल गया जितना निकलना चाहिए था उससे। तो पॉलीयूरिया, इंक्रीज इन प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी एंड पॉलीडिप्सिया, ये हो गई पूरी समरी। अब लैब फाइंडिंग्स में क्या आएगा कि यूरिन, अब जैसे टेस्ट सैंपल लिया पेशेंट का तो वो डाइल्यूट निकला विद स्पेसिफिक ग्रेविटी लो, और डाइल्यूशन से यूरिन का कलर भी चेंज होगा। वैसे तो स्ट्रॉ कलर्ड होता है बट इसमें ज़्यादा क्लियर होगा। लो ऑस्मोलैरिटी, ये कंफ्यूज मत होना कि लो ऑस्मोलैरिटी यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है हाई ऑस्मोलैरिटी। वो हाई ऑस्मोलैरिटी किसकी हो रही है? प्लाज्मा की, क्योंकि पानी कम हो रहा है। इसमें ज़्यादा पानी हो रहा है तो पानी को ऐड करते ना, इसकी ऑस्मोलैरिटी पे फ़र्क आ रहा है, वो कम हो रही है। सपोज तुम लाइक पाउडर से ORS बना रहे हो, तो मैंने अगर उसमें पानी ऐड करता जाऊँ तो ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी? कम, उसका इफ़ेक्ट कम होगा, उतना नहीं असर करेगा ना। और अगर जैसे ही मैंने उसमें से पानी ज़्यादा निकाल दिया और वो काफ़ी ज़्यादा डेंस ORS है, तो उसमें पानी कम है, तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वो होगी हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ प्लाज्मा। हाई ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा की थी, जिससे थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट हुआ। कभी भी प्लाज्मा में ऑस्मोलैरिटी हाई हो जाए, मतलब वाटर कंटेंट कम हो रहा है ना, तो थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट हुआ। ये डायबिटीज़ मेलाइटस में भी सेम हो रहा था। और यहाँ पे यूरिन की लो ऑस्मोलैरिटी है क्योंकि इसमें ज़्यादा वाटर है। एंड हाइपर नेट्रीमिया, सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा था। सो ज़्यादा क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म सॉल्टी यूरिन अगर आए, दैट इज़ लैब फाइंडिंग ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस। अगर प्यास लगने के बाद भी इनसफिशिएंट वाटर इनटेक हो पेशेंट का। डायग्नोसिस, अगर कंफर्म है कि कंफर्म करना है कि कैसे कि डायबिटीज़ इंसिपिडस है कि नहीं, तो टेस्ट होता है वाटर डेप्रिवेशन का, वाटर की कितनी कमी आ रही है। और अगर वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट जो कराया जाए उसमें वो कैसा आ रहा है, पेशेंट कर नहीं पा रहा, वो पेशेंट की बॉडी यूरिन को कॉन्सेंट्रेट उसमें नहीं कर पा रही, तो फिर क्या करते हैं? डेस्मोप्रेसिन, मैंने बताया डेस्मोप्रेसिन ड्रग्स देते हैं इन द केस ऑफ वो ब्रेन वाला सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस, बट नेफ्रोजेनिक में ये वाला नहीं देते। नेफ्रोजेनिक में क्या कर रहे थे? वी वर गिविंग थायजाइड डायूरेटिक्स। ट्रीटमेंट, इसको ट्रीट कैसे किया जाता है? सेंट्रल को तो डेस्मोप्रेसिन से ट्रीट कर दिया। नेफ्रोजेनिक, इट इज़ मैनेज्ड बाय ट्रीटिंग द कॉज। जैसे सोडियम ज़्यादा हो रहा था ना, हाइपर नेट्रीमिया हो रहा था, तो डाइट में सॉल्ट लेने को कम बोला जाता है ऐसे पेशेंट्स को, एंड थायजाइड ड्रग्स एज अ ट्रीटमेंट दी जाती हैं। पेशेंट को क्या करना है? नमक कम खाना है, और आप क्या करोगे? ये वाली ड्रग रेकमेंड करोगे। ऐसी कैटेगरी की बेसिकली जिसमें ये थायजाइड डायूरेटिक्स एक कंपोनेंट हो। और ये क्या हो सकता है ट्रीटमेंट? कि वाटर इनटेक आपका हो ठीक रखो ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा बढ़ती ना रहे, और यूरिन की कम तो हो ही रही है बट प्लाज्मा की नहीं होनी चाहिए ताकि आपको और प्यास ना लगे। लाइक ये वाले पेशेंट्स पूरा दिन इन्हें वॉशरूम ही यूज़ करना पड़ता है, लाइक 20 लीटर्स, इमेजिन किसी को यूरिन आ रहा है एक दिन में। अब नेक्स्ट है SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन। ADH की सिक्रीशन सही से नहीं हो पा रही। अब आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि इसमें और पुराने वाला जो डायबिटीज़ इंसिपिडस था उसमें क्या डिफरेंस है, उस पर हम लास्ट में आएंगे। फर्स्ट लेट्स डिस्कस कि SIADH में एग्जैक्टली होता क्या है। यहाँ पर
बेसिकली इनएप्रोप्रिएट का मतलब है वहाँ पर कम था, यहाँ पर ज़्यादा हो रही है एडीएच सेक्रीशन। तो ऐसा एडीएच के पेशेंट्स को क्या लगता है, जस्ट लाइक अपूर्वा किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किए, क्योंकि उसकी बॉडी में क्या हो रहा है, एडीएच सेक्रीट होता ही जा रहा है अनकंट्रोल्ड वे में। अब एडीएच क्या है, एंटी डायूरेसिस, ज़्यादा पानी निकलने नहीं दे रहा, तो इतना ज़्यादा डायूरेसिस बढ़ जाएगा कि इट इज़ गोइंग टू बी टॉक्सिक लाइक हर। ऐसा एडीएच की डेफिनेशन क्या है, ऐसी कंडीशन जिसमें एडीएच का सेक्रीशन इनएप्रोप्रिएट है, मतलब कैसा है, ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज्ड एडीएच प्रोडक्शन, और उसके बाद भी डिस्पाइट देयर इज़ डिक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, प्लाज्मा के अंदर वाटर का कंटेंट इतना कोई हाई नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं थी इसको ज़्यादा बढ़ने की, ये फिर भी बॉडी की गलती है। अब एज अ इफ़ेक्ट वाटर की रीअब्जॉर्प्शन किडनी में बढ़ जाएगी। वहाँ पे क्या हो रहा था, हाइपरनेट्रीमिया, मतलब ब्लड में सोडियम लेवल्स काफ़ी हाई थे, इसमें सोडियम लेवल्स बहुत कम हो जाएंगी क्योंकि एडीएच ढंग से काम कर रहा है। बिलो नॉर्मल सोडियम लेवल्स ऑफ ब्लड, एमिया मतलब इन ब्लड है ना, एंड रिड्यूस्ड प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी। जैसे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, आपको पता है, अगर एडीएच भी एक्सेस होगा तो वो भी दिक्कत वाली बात है। यार बॉडी में अगर इतना पानी है तो वो जाएगा कहाँ, कहीं ना कहीं तो अक्यूमुलेट होगा ना, तो बॉडी फ्लूइड्स का, ब्लड का भी डाइल्यूशन हो जाता है, पतला खून बहेगा और वाटर रिटेन्ड रहेगा, और साथ ही साथ इतना ज़्यादा पानी है और सोडियम लेवल्स कंपैरेटिवली कम है, तो हाइपोनेट्रीमिया ऑफ ब्लड। अब ज़्यादा कोई चीज़ हमें पता कब होती है, जब कहीं पे कैंसर हो जाए। जैसे कैंसर में भी रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स होते हैं, यहाँ पे सेल्स ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, ये लंग में कार्सिनोमा हो रहा है, कॉमनली बाय द स्मॉल सेल्स, जिसमें एडीएच की एक्टोपिक सेक्रीशन होती है। एक्टोपिक वर्ड हमने और कहाँ सुना है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, जब कहीं और हो जाए अटैचमेंट और वहाँ पे वो डेवलप करने लगे अदर देन द इम्प्लांटेशन साइट, है ना, तो यहाँ पे भी एडीएच कहीं और बनने लग जाए, क्यों, कैंसर की वजह से लंग के अंदर, तो इसीलिए नॉर्मल जहाँ बनना चाहिए वहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, तो इस वजह से हो रहा है ना एक्सेस। अब ब्रेन रिलेटेड ही अगर कोई डिसऑर्डर हो वहीं उसी साइट पर, जैसे ट्रॉमा, इन्फेक्शन या स्ट्रोक। अब यार आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ट्रॉमा, ट्यूमर, इन्फेक्शन में मैंने बोला था कि एडीएच के लेवल्स डिक्रीज़ कर जाते हैं, बट यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है कि एडीएच के लेवल सिग्निफिकेंटली इसी सेम रीज़न की वजह से इंक्रीज कर रहे हैं। बेसिकली चोट का नेचर क्या है, जो ट्रॉमा है वो डिसाइड करता है कि एडीएच सिक्रीशन कम होगा या ज़्यादा। अगर ऐसा होता है कि चोट वो वाले सेल्स में लग गई है जो ये बना रहे थे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी एडीएच की सिक्रीशन में। बट कोई ऐसा ट्रॉमा है जिसकी वजह से इसमें थोड़ा बहुत इरिटेशन कॉज हो रहा है, उस इरिटेशन की वजह से, लेट्स से कोई फैक्ट्री में वर्कर्स हैं, उन पे बहुत प्रेशर बन रहा है कि यार काम करो काम करो, तो वो इरिटेट होकर पागलों की तरह काम करने लगेंगे जस्ट टू अचीव द टारगेट्स एंड सेल्स एंड ऑल। तो ये वैसा ही केस है। ट्यूमर की वजह से, वहाँ पर भी ट्यूमर की वजह से क्या हो रहा था कि एडीएच का सेक्रीशन कम हो रहा था डायबिटीज़ इंसिपिटस में, बट ऐसा एडीएच में ट्यूमर की वजह से ये इंक्रीज हो रहा है। ये भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ ट्यूमर पे। अगर ट्यूमर ऐसा है कि वो सेल को डिस्ट्रॉय कर दे, मतलब कहीं और उसके आसपास है और उस सेल तक पहुंच जाए और उनको काम ही ना करने दे, तो ऐसा हो सकता है कि वो सेल्स एडीएच ना बना पाए। बट दूसरा केस क्या होता है कि ट्यूमर ही सेल्स में है
और अगर सेल्स में ही ट्यूमर है तो वही ज़्यादा काम करेंगे ना, एडीएच बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फेक्शन। और अगर कहीं इन्फेक्शन कहीं और भी है, सिर्फ ब्रेन में नहीं, तो भी एडीएच बढ़ सकता है, क्योंकि बॉडी इसको एज अ थ्रेट, एज अ स्ट्रेस लेती है कि अगर ऐसा हो रहा है कि कहीं पार्ट अफेक्टेड है, तो ब्रेन में अलर्टनेस इंक्रीज हो जाती है कि हमें अब सरवाइव करने के लिए एडीएच को बढ़ाना है। पल्मोनरी डिजीजेस जैसे निमोनिया, टीबी, इन सब में भी, ये सब से भी एडीएच के लेवल्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि लंग रिलेटेड कार्सिनोमा भी हो रहा था उससे। जब लंग का काम ही नहीं है एडीएच बनाना, वो भी बनने लग गया था। और लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी ये बढ़ रहा है, जैसे निमोनिया और टीबी। कुछ स्पेसिफिक ऐसी ड्रग्स होती हैं जो डाययूरेटिक्स होती हैं। डाययूरेटिक ड्रग्स अगर यूज़ की जाएं फ्रीक्वेंटली, डायूरेसिस को प्रमोट करने वाली ड्रग्स। डायूरेसिस बेसिकली होता है कि बॉडी से एक्सेस सॉल्ट और वाटर को बाहर निकालना। और जब तुम डायूरेटिक्स लेते हो ना, तो किडनीज एक्सेस में पानी बाहर तो निकाल देती है, बट ब्लड में वाटर कम हो जाता है। तो अब बॉडी क्या ट्राई करती है, ये ब्रेन का रिस्पॉन्स होता है कि यार थोड़ा बहुत जो भी पानी बचा है उसे हम सेव कर पाएँ। कौन सी ड्रग्स हैं ऐसी? कार्ब अमिज़ेपाइन, SSRIs, साइक्लोफॉस्फेमाइड। तो ये तीनों कैटेगरीज की ड्रग्स एडीएच की सिक्रीशन को प्रमोट करती हैं। सो यू बीइंग अ डॉक्टर, अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको चेक करना चाहिए कि अगर कोई वो ऐसी दवाई तो नहीं ले रहे जिनके ये कंपोनेंट्स हैं, और तो उसको बंद करवाना पड़ेगा। पैथोफिजियोलॉजी, ऐसा एडीएच में हो क्या रहा है, एक्सेस एडीएच इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट्स फॉर वाटर रीअब्जॉर्प्शन, जिससे ही फालतू रीअब्जॉर्प्शन ही होता जा रहा है पानी का, जिससे ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की वॉल्यूम बढ़ जाती है, और प्लाज्मा में सोडियम डाइल्यूट कर जाता है, कम हो जाता है, मतलब पानी प्लाज्मा में ज़्यादा है। प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी कम है, पानी ज़्यादा है, और सॉल्ट्स, हाइपोनेट्रीमिया है, कम है सोडियम। सो समरी, ज़्यादा एडीएच की वजह से वाटर रीअब्जॉर्प्शन प्रमोट हुआ, जिससे ईसीएफ डाइल्यूट हो गया, और एज अ सिग्नल hyponatremia, and that leads to decreased osmolarity also. अब हमने ये रास मैकेनिज्म टॉपिक पढ़ा किडनी वाले चैप्टर में, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो ये क्या हुआ, थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई थी वॉल्यूम, सो माइल्ड इंक्रीज इन द वॉल्यूम हैज़ लेड टू सप्रेशन ऑफ रास मैकेनिज्म। रास सिस्टम सप्रेस ही हो गया ये वॉल्यूम के इंक्रीज होने से, और एएनपी का सिक्रीशन बढ़ गया। तो ये कुछ ऐसा हो रहा है कि लिक्विडिटी कम हो रही है, तो बॉडी को लगता है कि सारा स्टॉक सोडियम होल्ड कर लो और उसको ज़्यादा जाने ना दो, ब्लड में कम कर दो। एक तरफ ये जो रास सिस्टम था ये तो सेविंग मोड पे चल रहा है, पर एएनपी ये है स्पेंडिंग मोड पे। तो अगर रास सप्रेस हो रहा है,
ये काम नहीं कर पा रहा, सेव नहीं हो पा रहा सोडियम, बल्कि स्पेंड हो रहा है। तो इंक्रीज सोडियम का एक्सक्रीशन हो रहा है, बाहर निकलता जा रहा है। नेट्री यूरेसिस, यूरिन में अब सोडियम ज़्यादा आ रहा है, और इसमें एडिमा नहीं होता इस केस में यूजुअली, क्योंकि वाटर ज़्यादा रिटेंशन नहीं हो रहा, बट सोडियम का भी एक्सक्रीशन हो रहा है साथ में। SIADH में बेसिकली वाटर इंटॉक्सिकेशन हो रहा है एक्सेस ADH एक्टिविटी की वजह से। एब्सेंस ऑफ एडिमा, स्वेलिंग या पेट्स, कुछ भी फॉर्मेशन ऐसा नहीं है। एक्चुअली बॉडी में वाटर तो बहुत इंक्रीज हो रहा है, फिर क्यों नहीं है एडिमा? क्योंकि साथ में ही ना ये नेट्री यूरेसिस भी हो रहा होता है, तो ये उसका फ़ायदा हो जाता है थोड़ा। ठीक है, ये ANP बेसिकली हेल्प ही कर रहा है, ये ज़्यादा सोडियम को निकलने दे रहा है, और ज़्यादा सोडियम निकल रहा है तो क्यों, ये एक तरह का कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। एक्सेस रिलीज ऑफ सोडियम अकरिंग बाय एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ये एक तरह का एक मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट एडिमा। डिस्पाइट कि वाटर कंटेंट बॉडी में ज़्यादा है ऑलरेडी। नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है इसके, नेट्री, नेट्रियम लैटिन में किसका होता है, सोडियम का सिंबल, सोडियम को बोला जाता है नेट्री, एंड यूरेटिक इज यूरेसिस, निकलवाना, और एक तरह का पेप्टाइड बेस चाहिए, तो नेट्री यूरेसिस करवा रहा है, जिसकी वजह से एडिमा नहीं हो रहा। बट क्यों नहीं हो रहा एडिमा ज़्यादा नेट्री यूरेसिस की वजह से? क्योंकि जब ये नेट्री यूरेसिस हो रहा है ना, इट इज़ अकम्पनीड बाय थोड़ा पानी का रिलीज किडनी से, तो ये ANP किडनी को बोलते हैं यार ज़्यादा लिक्विडिटी हो रही है, तू एक काम कर, सोडियम को निकलवा दे और साथ में थोड़ा पानी भी यूरिन में निकल जाएगा, तो थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो ये बॉडी का खुद को ही बचाने का तरीका है। एडिमा यार तब होता है जब ना ब्लड वेसल्स में पानी लीक हो जाए या टिश्यूज़ में लीक हो जाए। SIADH को ना ANP इस प्रॉब्लम से ना बचा लेता है, सो वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है ना, तो वो उसको निकाल रहा है, इसलिए एडिमा नहीं हो रहा। बट यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, एडिमा को बचाने के लिए ANP एक तरह से सोडियम को तो निकलवा देता है, बट सोडियम इज़ लाइक तुमने मुझे निकाल दिया, अब नुकसान होगा। तो ये एक तीर से ना दो निशाने नहीं हो पा रहे इधर। एक तरफ तो काम था कि ANP को सोडियम को निकलवा के एक्सेस वाटर अक्यूमुलेशन बचाना है, पर वो उतने लेवल तक नहीं निकलता, ये ज़्यादा निकल जाता है ना, तो ज़्यादा निकलने की वजह से क्या हो रहा है, हाइपोनेट्रीमिया, ब्लड सोडियम लेवल्स ही कम हो रहे हैं, जिससे दिक्कत होती है। अब एक तरह से इसने क्या किया था, ये पूरी चाल थी कि यार हमें ना एडिमा बचाना है, बट ये खुद ही फंस गया। कैसे? क्योंकि इतना ही सोडियम निकलवा दिया, पानी निकालना था ना, ताकि सोडियम के साथ पानी भी निकल जाए एक्स्ट्रा, पर इस हाइपोनेट्रीमिया ये उल्टा ही पड़ गया, क्योंकि इससे ब्लड के अंदर का सोडियम लेवल कम हो रहा है और सेरेब्रल एडिमा हो रहा है। एडिमा ही प्रिवेंट करना था, तो एक दूसरे टाइप का एडिमा हो रहा है, सेरेब्रल एडिमा, और उससे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं। सो ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है कि अब देखो ब्रेन के अंदर क्या है, पानी ज़्यादा है और सोडियम कम है, तो बाहर ये मान लेते हैं कि न्यूरॉन है, और बाहर का ब्लड है जो ब्रेन के वेसल्स में, वहाँ पे सोडियम कम है, तो वाटर कहाँ जाता है, जहाँ पे, अब वो इसको छोड़ के चला जाएगा। वाटर इज़ लाइक अ गोल्ड डिगर, वो वहीं जाएगा जहाँ सोडियम होगा, तो सोडियम उसको दिखता है, हट यहाँ क्यों, इसे डंप कर देगा ये, भाई मैं क्यों बाहर रहूँ, मैं तो अंदर न्यूरॉन में चला जाऊँगा।
तो वो न्यूरॉन को चेज़ करते करते अंदर ही चला जाता है वाटर और एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे सेरेब्रल एडिमा हो रहा है। ट्रीटमेंट कैसे ट्रीट करेंगे अगर आपके पास पेशेंट आए तो? फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, विच इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट। इसको मैनेज करने का ये तरीका है कि उसको फैलने नहीं देंगे फ्लूइड को, जो एक्सेस। सीवियर केसेस में क्या हो जाता है कि हाइपरटोनिक सेलाइन कंडीशन है, उसको ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि जिसका एंटागोनिस्टिक रोल होता है जिन ड्रग्स का एडीएच के, जैसे कि वेप्टेंस ड्रग्स होती हैं, उनको दिया जाता है, जो कि सोडियम के लेवल्स को हाइपर सेलाइनिटी मतलब सोडियम सॉल्ट रिलेटेड, तो ऐसी कुछ ड्रग्स दी जाएंगी अगर दिक्कत ज़्यादा है, जो कि सोडियम के लेवल को बढ़ा दे, ताकि ये सब सेरेब्रल एडिमा वगैरह हो ही ना, क्योंकि बॉडी नेचुरली सोडियम को तो कम करेगी। हम क्या कर सकते हैं कि जब उसने कम किया उसके बाद बढ़ा दें। अब लैब फाइंडिंग्स क्या क्या आएंगी? सबसे पहले तो बात करते हैं, 2 टाइप के मान लो आपने उसे टेस्ट दिए, एक तो यूरिन का और ब्लड सैंपल में फिर प्लाज्मा का एनालिसिस हुआ। अब प्लाज्मा में क्या हो रहा था? डिक्रीज सोडियम, प्लाज्मा में कम हो गया ना सोडियम, उसने बाहर निकाल दिया क्योंकि, और बाहर निकाल के कहाँ गया? वो यूरिन में आ गया। तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कैसी हो गई? हाई हो गई, और यूरिन के अंदर का सोडियम इंक्रीज़ हो गया क्योंकि बॉडी ने बाहर निकाल दिया। अब यार सॉल्ट वगैरह का कंटेंट ज़्यादा है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा हो जाती है। जैसे डायबिटीज़ इंसिपिडस में कम था तो उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो गई थी। जैसे कोई लाइटर चीज़ है तो वो स्लो गिरेगी, ऐसे इमेजिन करो स्पेसिफिक ग्रेविटी को। और कोई हैवी ऑब्जेक्ट फेंका तो उसकी गिरने की स्पीड बेसिकली ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। सो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड है, सोडियम इसमें ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड अगर यहाँ ज़्यादा है तो कहाँ से वो आया? वो ब्लड इस प्लाज्मा से डिक्रीज़ करके आया। इसकी ऑस्मोलैरिटी यूरिन की बढ़ जाएगी क्योंकि इसमें ज़्यादा आ रहे हैं सॉल्ट्स वगैरह, और इसकी कम रह गई। कितनी कम, वो वैल्यू भी याद रख सकते हैं। और इसकी कितनी हाई, ये भी याद रख सकते हैं। अब डायग्नोसिस, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोनेट्रीमिया विद लो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी। प्लाज्मा के अंदर सोडियम कम है और उसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी भी कम है प्लाज्मा की। और यूरिन ऑन द अदर हैंड इनअप्रोप्रिएटली, तभी तो इनअप्रोप्रिएट नाम है ना SIADH में। So absence of edema or dehydration, sometimes cerebral edema may occur. अब ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि SIADH डायबिटीज़ इंसिपिडस से कैसे डिफरेंट है। यहाँ पर ADH का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है और वहाँ पर कम रह गया था या फिर इनइफेक्टिव था, वो रेजिस्टेंट था। बेसिक डिफेक्ट किस में हो रहा है इसमें SIADH में? कि एक्सेस है ADH का एक्शन, और वहाँ पे यही सेम बात। यूरिन की वॉल्यूम SIADH में कम आ रही है, पर उसमें तो इंसिपिडस में तो बहुत ज़्यादा ही आ रहा था यूरिन, इवन लाइक 5 to 20 लीटर्स पर डे। इसमें क्योंकि सोडियम ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है SIADH में, तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, वहाँ पे पानी ज़्यादा है तो डाइल्यूट यूरिन, इसीलिए सिमिलर लॉजिक है। ऑस्मोलैरिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसमें इंक्रीज हो जाएगी, बल्कि पानी ज़्यादा होने की वजह से डिक्रीज्ड ऑस्मोलैरिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इन द केस ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसमें सीरम में सोडियम के लेवल
कम रह जाता है क्योंकि वो यूरिन में सारा आ गया, बल्कि डायबिटीज़ इंसिपिडस में सोडियम लेवल सीरम में हाई है, या फिर प्लाज्मा भी बोल सकते हैं कि बात है। जस्ट क्लॉटिंग फैक्टर्स को कंसीडर इसमें नहीं करते, वो तो हमें बेसिक डिफरेंस पता ही है। इसमें वाटर रिटेन रहता है और इसमें एक्सेस वाटर लॉस हो रहा है। सिंपल है ये तो। रिटेन कहाँ रह रहा है? रिटेन तो है ही, पर वो कई बार एडिमा नहीं फॉर्म करता, इसीलिए वो सिर्फ सेरेब्रल एडिमा कई बार हो सकता है। इसमें प्यास तो नॉर्मल लगती है, उसमें पॉलीडिप्सिया हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस में तो बहुत प्यास लग रही है, इतना यूरिन आ रहा है इसलिए ज़्यादा प्यास लग रही है, पर इसमें थर्स्ट रिलेटेड कोई डिफेक्ट नहीं है। ये याद रखना है, एडिमा दोनों में नहीं होता, कॉमन पॉइंट है। मेन फीचर क्या है इसमें? वाटर इंटॉक्सिकेशन और उसमें डिहाइड्रेशन कॉज्ड बाय द एक्सेस यूरिनेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज डिस्कशन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।